नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं भारत और उज्बेकिस्तान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता। सौर ऊर्जा और डिजिटल प्रौद्योगिकी समेत दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून संबंधी शंकाओं पर सभी से की सरकार का रुख जानने की अपील। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसानों के हितों को ध्यान में रखकर ही किए गए कृषि संबंधी सुधार। बातचीत के लिए आगे आए किसान। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जताई चिंता। राज्य की स्थिति पर केंद्र को सौंपी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को 14 दिसंबर को किया तलब। जलवायु परिवर्तन के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है भारत। पेरिस समझौते के 5 साल पूरा होने के मौके पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, कार्बन उत्सर्जन में भारत का योगदान महज 3%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वैश्विक जलवायु सम्मेलन को करेंगे संबोधित। और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर। अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन में 3.6% की बढ़ोतरी। मैन्युफैक्चरिंग और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता की। कोरोना काल में दोनों देशों के बीच हुई ये पहली वर्चुअल समिट थी। बैठक में आतंकवाद से सख्ती से निपटने समेत आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और उज्बेकिस्तान मजबूती से खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ शुक्रवार को वर्चुअल शिखर बैठक में कहा कि उग्रवाद, कट्टरवाद और अलगाववाद के बारे में दोनों देशों की चिंताएं समान हैं। हम दोनों ही आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ता से एक साथ खड़े हैं। क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी हमारा एक जैसा नजरिया है। हम सहमत हैं कि अफगानिस्तान में शांति की बहाली के लिए एक ऐसी प्रक्रिया आवश्यक है जो स्वयं अफगानिस्तान की अगुवाई, स्वामित्व और नियंत्रण में हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी मजबूत हुई है। उन्होंने विकास की इस भागीदारी को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। मुझे यह जानकर खुशी है कि भारतीय लाइन ऑफ क्रेडिट के अंतर्गत कई प्रोजेक्ट्स पर विचार किया जा रहा है। आपकी विकास प्राथमिकताओं के अनुसार हम भारत की एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस साझा करने के लिए तैयार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भारत में काफी काबिलियत है जो उज्बेकिस्तान के काम आ सकती है। दोनों नेताओं के बीच कोरोना महामारी के बाद के दौर में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सहयोग बढ़ाने समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच सुरक्षा साझेदारी द्विपक्षीय संबंधों का एक मजबूत स्तंभ बनती जा रही है। कोविड-19 महामारी के इस कठिन समय में दोनों देशों ने एक दूसरे को भरपूर सहयोग दिया है, चाहे दवाइयों की आपूर्ति के लिए हो या एक दूसरे के नागरिकों को सुरक्षित घर लौटाने के लिए। हमारे प्रदेशों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है।
in the fight against pandemics. As you have, true friend, you have supported us and during this very difficult period. Today, with the confidence, I can say that during the short period of time, we have been able to fill the bilateral relationships with quality, new and practical substance. And this is a positive process despite the very difficult hardships we have been dynamically developing. सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के बीच सौर ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, प्रभावशाली सामुदायिक विकास परियोजना और सीमा शुल्क समेत 20 से अधिक समझौता पत्रों पर हस्ताक्षर भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 138वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकवि सुब्रमण्यम भारती कुशल कवि, संपादक और समाज सुधारक थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुब्रमण्यम भारती ने हमेशा महिला सशक्तिकरण का समर्थन किया। उनकी सरकार भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 15 करोड़ महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत लाभ पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से आज वो आत्मनिर्भर बनी हैं। Mahakavi Bharatiya's definition of progress had a central role for women. One of the most important visions was that of independent and empowered women. Mahakavi Bharatiyar wrote that women should walk with their head held high while looking people in the eye. We are inspired by this vision and we are working to ensure women-led empowerment. It would make you happy that in every sphere of our government's working, there has been importance given to dignity of women. Today, over 15 crore women entrepreneurs are funded by schemes like Mudra Yojana. They are walking with their head held high, looking us in the eye and telling us how they are becoming self-reliant. Today, women are becoming part of our armed forces with permanent commissioning. They are walking with their head held high and looking us in the eye and filling us with confidence that the country is in safe hands. महाकवि सुब्रमण्यम भारती को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो समाज बटा होता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अतीत में नहीं रहने और वैज्ञानिक सोच विकसित करने पर जोर दिया। Mahakavi Bharatiyar understood that any society which is divided will not be able to succeed. At the same time, he wrote about the emptiness of political freedom, which does not address the social inequities and does not address social ills. He said, and I quote, "Inioru vidisevam adai enda nalum kapum tani oru madidnukku unmu ille yenil jagati ne ali tidduvom." It means now we will make a rule and reference it ever. If ever one man faces starvation, the world has atoned on pain of destruction. His teachings are a strong reminder to us to remain united and committed to the empowerment of every single individual, especially the poor and marginalized. महाकवि सुब्रमण्यम भारती की आज 138वीं जयंती मनाई जा रही है। वो एक कुशल कवि, संपादक और समाज सुधारक थे। उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा आवाज उठाई। इन्हें महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु के एट्टीपुरम में आज ही के दिन
1882 में जन्मे महाकवि सुब्रमण्यम भारती ऐसे साहित्यकार थे जो सक्रिय रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे। उनका गद्य और पद्य दोनों विधाओं पर समान अधिकार था। सुब्रमण्यम भारती की कविताओं ने तमिल साहित्य को एक नई दिशा दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट करके महाकवि सुब्रमण्यम भारती को याद किया। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि महान समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती ने अपनी लेखनी से आम लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक लिंक साझा किया और सरकार के रुख को जानने की अपील की। ट्विटर पर प्रधानमंत्री ने लिखा कि मंत्रिमंडल के 2 सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है। प्रधानमंत्री ने सभी से इस वीडियो लिंक के जरिए सरकार के रुख को जानने की अपील की। इधर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर दोहराया है कि सरकार ने कृषि संबंधी सुधार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर किए हैं। बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि जिन कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं वो उनके ही हित के लिए काफी सोच विचार कर बनाए गए हैं, इसलिए किसानों को आंदोलन की जगह बातचीत के जरिए इसके समाधान का प्रयास करना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों को सुधार संबंधी जिन प्रावधानों पर आपत्ति है, सरकार उसके बारे में खुले दिल से बातचीत के लिए तैयार है। भारत सरकार ने जो कानून बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, विचार पूर्वक बनाया, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाया, किसानों के साथ जो वर्षों से अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए बनाया, किसान बेहतर जिंदगी जी सकें, फायदे की खेती कर सकें, इस नीयत से कानून बनाया है। लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि हम ही सर्वशक्तिमान नहीं हैं, यूनियंस के दिमाग में भी कोई बात हो सकती है, तो बात करके उसमें सुधार करने के लिए सरकार तैयार है। कृषि मंत्री ने कहा कि नए कृषि सुधार कानूनों के तहत एपीएमसी मंडी में लगने वाला कमीशन देने की किसान को बाध्यता नहीं होगी। उन्हें अपनी फसल के लिए अपनी मर्जी से मंडी और दाम चुनने की पूरी आजादी होगी। एपीएमसी को भी सुदृढ़ बनाने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन उनकी चिंता ये थी कि कुल मिला के एपीएमसी के भीतर टैक्स होगा और बाहर जो है ट्रेड होगा उस पर टैक्स नहीं होगा। तो हम लोगों ने कहा कि भाई राज्य सरकार प्राइवेट मंडी को भी रजिस्टर्ड कर सकती है और उस पर वो टैक्स लगा सकती है जैसा कि अंदर लगा हुआ है, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है और इसमें आपका समाधान हो सकता है। न्यायालय के जो बात थी तो हमने कहा आपको लगता है एसडीएम के न्यायालय में समाधान नहीं हो पाएगा, तो हम जुडिशली के रास्ते भी खोलने पर विचार कर सकते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि किसी भी कानून में प्रावधान पर आपत्ति होती है, प्रावधान पर ही चर्चा होती है। प्रस्ताव में हमने उनकी आपत्तियों का निराकरण करने की कोशिश की है। किसानों को आंदोलन समाप्त करके वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूँ, गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है, सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है और कोई भी कानून में जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है और जो आपत्ति उनके ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश प्रस्ताव में की है और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करके और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। राज्यसभा के निर्वाचित 4 सांसदों को शनिवार को सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। जिन सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें उत्तर प्रदेश से 2 जबकि बिहार और पश्चिम बंगाल से निर्वाचित एक सांसद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से जिन 2 नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें बीजेपी के अरुण सिंह और सीमा द्विवेदी शामिल हैं। इसके अलावा बिहार से राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित सांसद सुशील कुमार मोदी को भी राज्यसभा की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से यह सीट खाली हुई थी।
वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सुब्रता बख्शी को भी सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखते हुए सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पेरिस जलवायु परिवर्तन के ऐतिहासिक समझौते के कल 5 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की ओर से आयोजित इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी। पेरिस एग्रीमेंट को 5 साल कल हो रहे हैं। कल यूएन की या यूनाइटेड किंगडम ने बैठक बुलाई है। भारत के प्रधानमंत्री भी उसमें ये वर्चुअल मीटिंग है, भाग लेंगे। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में संयुक्त राज्य अमेरिका का योगदान 25% है, यूरोप का 22%, जबकि चीन का 13% और भारत का केवल 3% है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दुनिया का एक जिम्मेदार राष्ट्र होने और जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम को नियंत्रित करने में भारत अपनी हिस्सेदारी निभा रहा है। USA has 25% of historical emissions, 400 billion tons. Europe has 22% of historical emissions. China has 13% of historical emissions. And India has only 3%. तो भारत केवल 3% हिस्टोरिकल, जिसके कारण आज क्लाइमेट चेंज हुआ है, उसमें भारत का योगदान केवल 3% है। तो इस समस्या को भारत जिम्मेवार नहीं है, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार देश के नाते हम इसका जो उपाय करना है उसमें शामिल हुए हैं। फिक्की की 93वीं वार्षिक आम सभा और वार्षिक सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। प्रधानमंत्री फिक्की के वार्षिक वर्चुअल एक्सपो 2020 का उद्घाटन भी करेंगे। फिक्की का वार्षिक सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से 11, 12 और 14 दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है। इस साल सम्मेलन का विषय है प्रेरित भारत। सम्मेलन में विभिन्न मंत्री, अधिकारी, उद्योग जगत के अगुवा, राजनयिक, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समेत कई अन्य क्षेत्रों के दिग्गज हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के दुष्प्रभाव, सरकार की तरफ से किए जा रहे विभिन्न सुधार और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आगे की तैयारियों पर विभिन्न पक्ष विचार मंथन करेंगे। फिक्की का वार्षिक एक्सपो 2020 एक वर्ष की अवधि तक जारी रहेगा। वर्चुअल माध्यम से आयोजित होने वाला ये एक्सपो विश्व भर के प्रदर्शकों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने और अपने व्यवसाय को बड़ा आयाम देने का अवसर उपलब्ध कराएगा। सरकार एक ऐसी शिक्षा नीति ला रही है जो विश्व स्तर की होगी। 10वें CII शिक्षा शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि भारत की नई शिक्षा नीति दुनिया का सबसे बड़ा रिफॉर्म होगा। इसके जरिए प्रतिभा को उद्योग के साथ जोड़कर गैप को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति इक्विटी, इक्वालिटी और एक्सेस के आधारशिला पर खड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा यहाँ एक स्वर्णिम भारत की जरूरत है। उस स्वर्णिम भारत की आधारशिला को लेकर के जो ये नई शिक्षा नीति आई है, ये राष्ट्रीय भी होगी, ये नेशनल भी होगी, ये इंटरनेशनल भी होगी, ये इम्पैक्टफुल भी होगी, ये इंक्लूसिव भी होगी, ये इंटरैक्टिव भी होगी और ये इनोवेटिव भी होगी। ये इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की आधारशिला पर खड़ी होगी। CII की शैक्षणिक उत्थान में 125 वर्षों की लंबी यात्रा का जिक्र करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति शोध और अनुसंधान पर आधारित होगी। इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्व के दूसरे देश भी भारत की नई शिक्षा नीति को अपने देश में लागू करना चाहते हैं।
इस मौके पर इंडस्ट्री लिंक्ड इंस्टीट्यूट के लिए 9वें AICTE CII सर्वे अवार्ड दिए गए। केडला फार्मा को फार्मास्यूटिकल्स और RMD इंजीनियरिंग कॉलेज को कंप्यूटर और IT इंजीनियरिंग संस्थान और KCG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी को सिविल इंजीनियरिंग संस्थान के लिए पुरस्कृत किया गया। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के छठे चरण के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया। रविवार को 31 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। छठे चरण में जम्मू डिवीजन में 9 जिलों की 17 और कश्मीर डिवीजन में 9 जिलों की 14 सीटें शामिल हैं। मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कोरोना की रोकथाम संबंधी हिदायतों का भी सख्ती से पालन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद की कुल 280 सीटें हैं और इन पर कुल 8 चरण में चुनाव हो रहा है। 5 चरण के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुके हैं। 22 दिसंबर को जिला विकास परिषद के चुनाव के मतों की गणना होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पश्चिम बंगाल में हुए हमले के बाद राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय और डीजीपी वीरेंद्र को तलब किया है। दोनों अधिकारियों को 14 दिसंबर के लिए समन किया गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज सुबह राजभवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और नियमों के मुताबिक बंगाल के हालात पर केंद्र को रिपोर्ट भेजी गई है। जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को राज्यपाल ने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। I want to send a message to some bureaucrats who are integrated as the stakeholders in the political field. They are frontline workers. They are getting paid out of public exchequer. They are using everything under the sun to act not as public servants, but as political workers. Take my signal in the spirit of law. This will not be allowed anymore. गुरुवार को 24 परगना जिले जाते वक्त डायमंड हार्बर इलाके में जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। उनके काफिले में मौजूद गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए। इस हमले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय समेत कई नेता घायल हुए। बीजेपी ने इस घटना के पीछे टीएमसी नेताओं के शामिल होने का आरोप लगाया है। अक्टूबर महीने के लिए जारी किए गए औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े आईआईपी देश की बेहतर होती अर्थव्यवस्था के लिए बेहद सकारात्मक संदेश है। इस महीने औद्योगिक उत्पादन उम्मीद से बेहतर 3.6% की दर से बढ़ा। मैन्युफैक्चरिंग और बिजली क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन की वजह से आईआईपी के बेहतर आंकड़े आए हैं। बिजली उत्पादन में वृद्धि दर 11.2% रही, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 3.5 की दर से बढ़ा। पिछले साल अक्टूबर 2019 में औद्योगिक उत्पादन की दर में 6.6% की कमी दर्ज की गई थी। भारत और चीन के रिश्ते की 70वीं वर्षगांठ पर जश्न नहीं मनाया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव की स्थिति है, ऐसे में जश्न मनाने का कोई मतलब नहीं है। The joint release of commemorative stamps to mark the 70th anniversary of diplomatic relations with China was one of the activities agreed upon with the Chinese side last year. However, there was no discussion on any launch date with any Chinese authorities for these activities. We have seen the tweet by the Chinese embassy suggesting that the event was cancelled by the Chinese side as there was no feedback given by the Indian side before the launch time agreed by both. This is factually incorrect. Further, when the launch of the 70th anniversary celebrations itself has not taken place yet, the issue of going ahead with joint activities does not arise. देश में कोविड-19 से पीड़ितों की संख्या घटकर 3.71% रह गई है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से रोगियों की संख्या में गिरावट जारी है और ये करीब 3,63,000 पर पहुंच गई है। वहीं दैनिक मामलों की संख्या भी 30,000 से नीचे बनी हुई है।
देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार इजाफा हो रहा है और सक्रिय मामलों में कमी आ रही है। भारत में फिलहाल रिकवरी रेट 94.84% है। वहीं सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों के 3.71% हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 37,528 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दैनिक मामलों की संख्या 29,398 रही है। इससे कुल सक्रिय मामलों की संख्या में 8,000 से ज्यादा की गिरावट आई है। फिलहाल देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3,63,000 हो गई है। वहीं कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 93 लाख के करीब पहुंच गई है। इस समय देश में महामारी से ठीक हुए लोगों की संख्या रोगियों की तुलना में 25 गुना अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा कर्मियों के प्रयासों से देश भर में कई जिंदगियां बचाई जा सकी हैं और मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 414 लोग इस महामारी का शिकार हुए हैं। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा 1,42,000 के पार पहुंच चुका है। ICMR के मुताबिक देश में गुरुवार को 8,72,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक कुल 15 करोड़ 16 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश के 13वें राष्ट्रपति रहे दिवंगत प्रणब मुखर्जी की आज जयंती है। आज ही के दिन पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मिर्ती गांव में 1935 में उनका जन्म हुआ था। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने भी प्रणब मुखर्जी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी ट्वीट करके पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने समर्पण भाव से संविधान प्रदत्त जिम्मेदारियां निभाई। देश हित में किए गए कार्यों के लिए प्रणब मुखर्जी का जीवन हम सबके लिए सदैव अनुकरणीय रहेगा। आज यूनिसेफ डे है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष संगठन की स्थापना की। हालांकि बाद में इसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ का नाम दिया गया। यूनिसेफ संगठन को बनाने का मकसद दूसरे विश्व युद्ध से पीड़ित हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना था। बदलते वक्त के साथ यूनिसेफ का दायरा बढ़ता गया। आज यूनिसेफ 190 देशों और क्षेत्रों में काम कर रहा है। बच्चों के जीवन को बचाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और किशोरावस्था के दौरान बचपन से ही उनकी क्षमता को पूरा करने में यूनिसेफ मदद कर रहा है। यूनिसेफ ने इस साल अपनी स्थापना के 74 साल पूरे कर लिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार।